बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि ऐसे में सत्ता से हटाने के बाद भी लिंगायत वोटरों को लंबांध ना करे, इसकी चेतावनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहले ही दे चुके हैं। आपको बता दें कि विजेंद्र के साथ हुई बैठक में जेपी नड्डा ने इस बात पर चिंता भी जाहिर की थी। आपको बता दें कि सुझाव यह भी दिया गया था कि एक गैर लिंगायत सचखंड की जगह सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाए और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कहना है कि येदियुरप्पा की जगह किसी लिंगायत विधायक या मंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाए। रुक लेंगे अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार ने आज से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि हालांकि मंदिर परिसर में किसी भी सभा जुलूस की इजाजत अभी नहीं दी रही है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना की संभलती हालत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और मंदिर परिसर में कोरोना से संबंधित नियमों का पालन जरूरी होगा। मंदिर में आए श्रद्धालुओं को फेस मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। लंबे समय से बंद पड़े मंदिर में आज भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में बाकी गतिविधियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और कर्नाटक सरकार ने आज से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में कोई भी सभा या जुलूस की अभी इजाजत सरकार ने नहीं दी है और मंदिर परिसर में किसी भी सभा जुलूस की इजाजत अभी नहीं है और राज्य में कोरोना की संभलती हालत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मंदिर में आए श्रद्धालुओं को फेस मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। लंबे समय से बंद पड़े मंदिरों में आज भक्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राज्य में बाकी गतिविधियां भी धीरे धीरे शुरू होने के आसार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। आज की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर के साथ बासवराज बोम्बई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। आपको बता दें कि राजभवन में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुंबई को सीएम पद की शपथ दिलवाई। इससे पहले सोमवार को विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी मंगलवार को मुंबई के नाम का प्रस्ताव रखा था। इससे सर्वसम्मति के पास कर दिया गया है और बुधवार को शपथ लेने से पहले मुंबई ने अपने दिन की शुरुआत कुछ नेताओं के साथ बालाबुई गेस्ट हाउस के पास आंजनेय मंदिर के जाकर की है और भगवान का आशीर्वाद लिया है। इसके अलावा राजभवन में भी जब शपथ लेने के लिए मंच पर जा रहे थे तब उन्होंने बीएस येदियुरप्पा का आशीर्वाद लिया था। आपको बता दें कि कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं येदियुरप्पा और उन्होंने शपथ भी दिलाई है। कर्नाटक के नए सीएम की ताजपोशी हो चुकी है और राज्यपाल थावर चंद ने उनको शपथ भी दिला दी है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, कर्नाटक के नए सीएम बन चुके हैं और उन्होंने शपथ भी ले ली है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उन्हें दिल्ली में आज तीसरा दिन है। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। अब बुधवार को वह कई विपक्षी नेताओं से मिलने वाली हैं। इनमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा ममता आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती हैं। मई के पास तूफान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में आकर चले जाने के बाद ममता बनर्जी ने पहली बार मंगलवार को मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य को आबादी के हिसाब से ज्यादा कोरोना वैक्सीन देने और पेगासस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की जांच की मांग की है। आपको बताते चलें कि ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा दिन है दिल्ली में। आज ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल सकती हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी आज से एक दिन पहले मोदी से मिल चुकी हैं और
उनसे कई अहम बातों पर चर्चा भी कर चुकी हैं। ममता बनर्जी का आज तीसरा दिन है दिल्ली में और वह कई विपक्षी नेताओं से मिलने वाली हैं, जैसे केजरीवाल और सोनिया गांधी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने वाली हैं और कई अहम चर्चाओं पर उनसे बातचीत भी करने वाली हैं। जासूसी कांड को लेकर संसद में जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी गई है और आज सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्षी दलों ने एक बैठक की है। आपको बता दें कि इसके बाद इस बैठक में 14 राजनीतिक दल शामिल हुए हैं। तो वहीं विपक्ष दलों की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर 10 दलों की ओर से नोटिस दिया गया है और जिस पर राहुल गांधी का भी हस्ताक्षर होगा। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद एक साथ पेगासस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में चर्चा होनी है और राहुल गांधी भी इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और चर्चा में आपको बता दें कि पेगासस मामले में इस पर चर्चा होगी और राहुल गांधी इस पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि ऐसे में पेगासस मामले में विपक्षी दलों को घेरा जा रहा है। अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा ब्लैक फंगस का निःशुल्क ऑपरेशन हो सकेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष की कैशलेस स्कीम में ब्लैक फंगस को भी शामिल कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में अगर ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के लिए 7 दिन बाद की तारीख मिलती है तो कोई भी दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा सकता है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली का नागरिक होना अनिवार्य है। बता दें कि मरीज के पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना चाहिए और गौरतलब है कि देश भर में कोरोना के साथ ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रीन फंगस के मामले सामने आए थे और कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के केसों की संख्या में काफी कमी आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ऐसे कई नेता केजरीवाल की तारीफ भी कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि वैक्सीन की सुविधाओं को लेकर केजरीवाल ने इस पर चर्चा भी की है, केंद्र से चर्चा भी की है और वैक्सीन मुहैया कराने के लिए केजरीवाल ने गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और दिल्ली वासियों को वैक्सीन लगाई जाए। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस जैसे कई बीमारियां आ रही थीं जो कि तीसरी लहर के आने की संभावना हो सकती थी, लेकिन अभी दिल्ली में केसेस कम आने की वजह से दिल्ली के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों से जुड़े मुद्दों को उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें परोक्ष रूप से पीएम मोदी पर तंज कसा हुआ है। और अपने ट्वीट पर राहुल ने कहा है कि जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं। किसानों को कर्ज मुक्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, यह सरासर अन्याय है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक अखबार की खबर अटैच की है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि कृषि कर्ज माफ करने की सरकार की कोई योजना अभी फिलहाल नहीं है। और गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में राहुल सोमवार को ट्रैक्टर के जरिए विजय चौक पहुंचे थे और पैंट शर्ट पहने राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे, जबकि उनके साथ कई कांग्रेस नेता तख्तियां लेकर ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी पहुंचे थे और उनका कहना है कि सरकार का इन तीनों कानूनों को रद्द करने का कोई भी अभी फ़ायदा नहीं है। उनका कहना है कि सरकार अभी कोई भी कानून रद्द नहीं करने वाली है। इस वजह से राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके किसानों के समर्थन में पहुंचे थे। आपको बता दें उन्होंने ट्वीट कर ऐसी जानकारी दी है कि किसानों का कर्ज सरकार ने शर्त में बताया है।
किसान आंदोलन 8 महीने पुराना जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार संग उनकी तकरार कम नहीं हुई है। इसे बीतते हुए दिन के साथ बयानबाजी तेज होती जा रही है और किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि किसान 15 अगस्त को दिल्ली में ही 15 अगस्त को दिल्ली में ही झंडा फहराएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लोग इस बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा दिल्ली में फहराएंगे। इसके लिए वे अब हवाई मार्ग से भी जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि वे कहते हैं कि अगर किसान झंडा फहराना चाहता है तो क्या दिल्ली की सीमा के अंदर बाहर किसी गांव में किसी जगह 5 गज भी जमीन नहीं है जहां पर उन्हें झंडा फहराने का मौका मिले। हमें कहीं भी 5 गज दे दो, चाहे वो अक्षरधाम में ही क्यों ना हो, कहीं और भी दे दो, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आपको बता दें कि किसान ने यह शर्त रखी है कि 15 अगस्त को वह झंडा फहराएंगे और उनका कहना है कि उन्हें 5 गज जमीन दे दो, चाहे वह अक्षरधाम क्यों ना हो। उन्होंने अपनी शर्त में रखा है कि उन्हें 5 गज जमीन दे दी जाए, चाहे वो दिल्ली में कहीं पर भी हो, लेकिन वह झंडा जरूर फहराएंगे। और 15 अगस्त को उन्होंने झंडा फहराने की बात भी कही है। गुजरात कैडर के चर्चित अफसर राकेश अस्थाना को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया है। इससे पहले राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी के तौर पर काम कर रहे थे। गुजरात कैडर 1984 बैच के अफसर राकेश अस्थाना अगले 1 साल तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने रहेंगे। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ऐसे में अगले 1 साल राकेश अस्थाना पर हर किसी की नजर रहेगी। आपको बता दें कि 9 जुलाई 1961 में जन्मे राकेश अस्थाना गुजरात कैडर की 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं और राकेश अस्थाना ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। आपको बताते चलें कि चारा घोटाले मामले में पूछताछ हो या फिर सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स विवाद की जांच की अगुवाई हो, राकेश अस्थाना हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले अब 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं राकेश अस्थाना और अब पहले वह बीएसएफ डीजी पद पर थे, अब वह दिल्ली के 1 साल के लिए कमिश्नर बन चुके हैं और उन्होंने कई सुर्खियों में रहते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स और कई ऐसे मामले हैं जिन पर वे सुर्खियों में बने रहते हैं। यूपी के बाराबंकी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि यहां रोड किनारे खड़ी एक खराब डेकर बस में लखनऊ की ओर से यहां आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी है। बस खराब होने के कारण कुछ मजदूर बस के सामने सो गए थे। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में लगभग 18 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह काफ़ी भीषण हादसा हुआ है, जो कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनकी जांच चल रही है और काफ़ी भीषण यह हादसा हुआ है। आपको बताते चलें कि यह हादसा काफ़ी भीषण था और एक ट्रक की चपेट में काफ़ी लोग आ जाते हैं और इसमें वे घायल हो गए हैं और उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी घायलों की हालत भी काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच नहीं खेला जा सकता है। आपको बता दें कि उस समय यह बताया गया है कि अगर टीम के बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है तो यह मैच बुधवार को खेला जा सकता है। खबर आ रही है कि भारत के 9 खिलाड़ी इस वक्त आइसोलेशन में हैं और मैच में उनके खेलने पर संदेह है। इसको लेकर मैच में अटकलें देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि कुणाल पांड्या को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिससे दूसरे T20 पर कोरोना के बादल छाए हुए हैं। टीम इंडिया के 9 क्रिकेटर आइसोलेशन में पहले से हैं और शाम 4 बजे तक अगर
बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आगे की प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है, मैच प्रारंभ हो सकते हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे दौरे में जगह बना ली है। आपको बता दें कि ग्रुप जे के अपने दूसरे मुकाबले में सिंधु ने हांगकांग को 21-9 और 21-16 से हराया है, तो वहीं उन्होंने दूसरे मैच में 36 में जीत दर्ज की है। और आपको बताते चलें कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत की एकमात्र उम्मीदवार पीवी सिंधु बची हैं। इस जीत के साथ दुनिया के सबसे नंबर 7 बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपनी जीत का रिकॉर्ड 6 कर लिया है। इसके पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच 5 मुकाबले खेले गए और हर बार सिंधु जीतने में सफल रही हैं। आपको बता दें कि पीवी सिंधु के आगे हांगकांग के खिलाड़ी की यह 6ठी हार है। आपको बता दें कि पीवी सिंधु 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं और ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित करती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि वे काफ़ी अच्छा खेल रही हैं और भारत के लिए काफ़ी गौरवशाली माना जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। किसी दिन मामले कम हो रहे हैं तो किसी दिन अचानक केस बढ़ जाते हैं। अब बताते चलें कि बीते 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 640 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से आधे से ज्यादा केस सिर्फ एक राज्य केरल से हैं। हम बता दें कि केरल में एक दिन में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंगलवार को 30,000 से कम मामले सामने आए थे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के देश में कुल 43,654 नए मामले दर्ज किए गए हैं और जबकि 640 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 41,678 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना के केसेस दिन पर दिन घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं और कोरोना के केसेस का आंकड़ा भी फिलहाल कम हो गया है। फिलहाल देश में पिछले 24 घंटों में 40,000 से कम कोरोना के केसेस देखे गए हैं और 41,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पॉर्नोग्राफिक केस में राज कुंद्रा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। वे 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर गई थी। आपको बता दें कि जहां राज और शिल्पा के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। शिल्पा शेट्टी को इस दौरान क्राइम ब्रांच के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार शिल्पा का कहना है कि वह इस रैकेट से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। दरअसल उनका कहना है कि राज कुंद्रा एरोटिक फिल्म बनाते हैं, ना कि पॉर्न, और ये दोनों ही अलग होती है। आपको बता दें कि पॉर्न फिल्म बनाने के जिसमें फंसे राज कुंद्रा को लेकर अभी बात सामने आई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें इजाजत नहीं दी। आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें रिहा नहीं किया है। आपको बता दें कि आज शिल्पा शेट्टी और उनके घर पे उनको आमने सामने बिठा के पूछताछ की गई थी। पॉर्नोग्राफिक केस में राज कुंद्रा को कोर्ट से रिहा नहीं मिली है। आपको बता दें कि 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में उन्हें अब रहना पड़ेगा और शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर गई थी, जहां राज और शिल्पा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। शिल्पा शेट्टी को इस दौरान क्राइम ब्रांच के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट के अनुसार शिल्पा का कहना है कि वह इस रैकेट से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। उनका यह भी कहना है कि राज कुंद्रा एरोटिक फिल्म बनाते हैं, ना कि पॉर्न फिल्म बनाते हैं। ये दोनों ही बहुत अलग फिल्में हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ का कहर जारी है। आपको बता दें जहां बिहार में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं महाराष्ट्र और गोवा में स्थित बिगड़ते देश एयरफोर्स और नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पिछले 2 दिन में अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन में 90,000 लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनता बहुत परेशान है और
बिहार, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। आपको बता दें कि बिहार में 11 जिलों में बाढ़ प्रभावित है और तो वहीं महाराष्ट्र और गोवा में स्थिति बिगड़ती देख एयरफोर्स और नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में भी बात करें तो महाराष्ट्र में भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पिछले 2 दिन में 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। आपको बता दें कि बिहार में 11 जिलों से बाढ़ से प्रभावित है 11 जिले, तो वहीं महाराष्ट्र और गोवा में स्थिति बिगड़ते देख एयरफोर्स और नेवी ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पिछले 2 दिन में 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। आपको बाढ़ की वजह से गोवा में भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गोवा में बीते कुछ दशकों से सबसे भीषण बाढ़ आई है, जहां अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है और 400 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों में मिलाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं इतनी तबाही के बावजूद किसी के आपात होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है और लोगों को हर संभव मदद दिलाने के ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में बाढ़ पीड़ित लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से गोवा में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोवा में बीते कुछ दशकों से सबसे भीषण बाढ़ इस बार आई है। आपको बता दें कि जहां अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के मौत की सूचना सामने आई है। आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है और 400 से ज्यादा लोग नीचे इलाके से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 400 से ज्यादा लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तो वहीं इतनी तबाही के बावजूद किसी की आपात होने की कोई सूचना अभी नहीं आई है। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद कराने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में बाढ़ पीड़ित लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने शोट बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इनकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद भारत के वीर सिपाहियों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सेना के एक जवान अपनी वीरता की परिचय देते हुए शहीद हो गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने शोट बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इलाके में आतंकी के छुपे होने की सूचना के बाद यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद भारत के वीर सिपाही ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सेना के एक जवान अपनी वीरता का परिचय देते हुए शहीद हो गए। आपको बता दें कि जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने शोट बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया था। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 2 आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान बेडस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग को कड़ाई से रोका जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव आम जनता की राय को दिखाते हैं, ऐसे में फ्री इलेक्शन संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने झारखंड में 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वाले 8 आरोपियों की सजा बरकरार रखते हुए ये बात कही है, जिसमें सभी आरोपियों पर एक पोलिंग स्टेशन पर आपको बता दें कि पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग करने और बलवा फैलाने के मामले में ये दर्ज किया गया था। इस घटना में कई लोगों के घायल भी होने की खबर आई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान बेडस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग की कड़ाई से रोका जाना